बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये बिल्कुल एक नया टॉपिक है, एंडोक्राइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो हमारा एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी के हवाले से है। जो सबसे इम्पोर्टेंट एंडोक्राइन प्रॉब्लम है वो जैसा कि आपको मालूम है कि डायबिटीज़ मेलाइटिस इज़ द फोरमोस्ट कॉज ऑफ डेथ एज वेल, और एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसको हम डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। बेसिकली जब डायबिटीज़ को हम डिफाइन करते हैं तो इट्स बेसिकली अ मेटाबॉलिक डिजीज विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय हाई ब्लड शुगर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, इस it can also leads to different kind of damages to the different organs like heart, blood vessels, eyes, kidneys, and nerves. Diabetes is the word derived from Greek language, and then diabetes means to go through or excessive discharge of urine, and mellitus means sweet honey. अच्छा, यहाँ पे याद रखिएगा कि डायबिटीज का जो वर्ड है वो खाली हाई ब्लड शुगर के साथ इस्तेमाल नहीं होता है। डायबिटीज इंसिपिडस भी है जिसमें इसका मतलब है एक्सेसिव यूरिन फॉर्मेशन। सो बेसिकली डायबिटीज मींस एक्सेसिव यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है जी। तो वो उसी को सामने रखते हुए इसको डिफाइन किया गया है। इट्स अ लाइफ लॉन्ग डिजीज। एक दफा हो जाती है तो ऑब्वियसली आप उसको फिर सिर्फ मैनेज कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाता उसके बगैर। डेमोग्राफिक्स के हवाले से जो अभी जो मुझे लेटेस्ट WHO की फैक्ट शीट से मिल पाया, जो लेटेस्ट फैक्ट शीट थी उसके हिसाब से इट्स द 6th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, एंड इट डिक्रीजेस द लाइफ एक्सपेक्टेंसी टू बाय 5 to 10 years। यानी इसे फॉर एग्जांपल अगर डायबिटीज नहीं होता तो शायद 72 years अगर जिंदा रहते तो एवरेज लाइफ स्पैन जो है वो 60 to 65 years के ऊपर डेथ हो जाने का होगा। इस तरह की बात है। 2 to 4 times ग्रेटर रिस्क है डेथ का कंपेयर टू हार्ट डिजीज, और कॉम्प्लिकेशंस जो इसकी हैं वो बढ़ती जाती हैं इफ द ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज इज लॉन्गर। जैसे जैसे ड्यूरेशन ऑफ डिजीज बढ़ती जाती है वैसे ही कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं, डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं, ऑर्गन फेलियर्स की तरफ पेशेंट का जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, चला जाता है। काइंड ऑफ ग्लाइसेमिक कंट्रोल, अगर बिल्कुल यू ग्लाइसेमिक स्टेट यानी बिल्कुल जो कंप्लीट नॉर्मल ग्लाइसेमिक स्टेट की तरफ रहता है, पेशेंट मेंटेन रहता है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी रहती है। लेकिन अगर अनकंट्रोल डायबिटीज है तो ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेशंस, कोमॉर्बिडिटीज बढ़ जाती हैं। कोमॉर्बिडिटीज में हाइपरटेंशन इज फोरमोस्ट। हाइपरटेंशन की वजह से डायबिटीज की जो कंडीशंस हैं, चूंकि ऑल टुगेदर दोनों की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो तकरीबन सेम है, तो अलग रूट से बेशक करते हैं लेकिन एंड रिजल्ट दोनों ही डिजीजेस का चूंकि एक जैसा है, तो आप समझ लो कि टू फोल्ड एक मैकेनिज्म आ जाता है जिसके नतीजे में डिजीज जो है उससे रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनकी चांसेस डबल हो जाते हैं अगर हाइपरटेंशन पेशेंट को साथ में है तो। स्मोकिंग ऑब्वियसली इन दोनों चीजों को प्रेसिपिटेट भी करता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी को डिक्रीज भी करेगा अगर स्मोकिंग का इस्तेमाल आपने खत्म नहीं किया तो। डिस्लिपिडीमिया एक अनदर प्रॉब्लम अभी आपके साथ डिस्कस करके बैठे हैं इसको, कि डिस्लिपिडीमिया बेसिकली ब्लड को गाढ़ा करता है। अब डिस्लिपिडीमिया में और फिर उसके अलावा एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस, हाइपरकोगुलेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब उसमें अगर ब्लड में शुगर भी है तो वो मीठा है तो वो और चिपचिपा। सो अगेन कॉम्प्लिकेशंस के बढ़ने की चांसेस और लाइफ एक्सपेक्टेंसी के घटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्टिविटी डिक्रीज रहेगी, कोगुलेशन बहुत ज्यादा होगी, ब्लड में स्टेसिस आएगा क्योंकि ब्लड वैसे ही मीठा है, स्टेसिस बढ़ेगा। जो पेरिफेरल टिश्यूज में जो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन है वो कम होगा। नेट रिजल्ट क्या निकल के आएगा कि जी आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो और डिक्रीज हो जाएगी। ओबेसिटी उम्मुल अमराज कहलाता है। अब चाहे किसी भी वजह से हो, कोई भी रीजन हो, कहा यह जाता है कि वेट लॉस जो है by the 10 kg increases the chances of healing या better control to the disease by almost 10-20%। तो मतलब काफी फर्क हो जाता है उसकी वजह से। अच्छा, ये डायबिटीज लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस भी है इन 25 to 74 ईयर ओल्ड पीपल। अच्छा, उसमें मसला क्या है कि बेसिकली ये जाती है जो डिलेड कॉम्प्लिकेशन है, जो माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन है
उसकी तरफ। तो उसमें रेटिनोपैथी एक कंडीशन है जो कि आगे मैं आपको जाके डिस्कस करेंगे। तो रेटिनोपैथी के नतीजे में ब्लाइंडनेस की चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो वो डायबिटिक रेटिनोपैथी, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी भी होती है, नो डाउट। ठीक है, अब अगर हाइपरटेंशन और डायबिटीज दोनों है तो ऑब्वियसली यू कैन वेरी वेल इमेजिन के रेटिनोपैथी के चांसेस कितने ज्यादा बढ़ जाएंगे। नॉन एक्सीडेंटल एम्पुटेशन, यूजुअली क्या होता है कि एम्पुटेशन का मतलब है ऑर्गन को या खुसूसियत से लिम्ब को काट देना, एम्प्यूटेट कर देना। आमतौर पे कभी कोई एक्सीडेंट होता है, पैर में जख्म हो गया, आप रिस्टोर नहीं कर पा रहे हैं तो आप काट के निकाल देते हैं, क्योंकि वो जख्म बहुत खतरनाक हो सकता है और उसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो वो एक्सीडेंटल एम्पुटेशन कहलाएगा कि जी एक्सीडेंट हुआ, उसमें इतना नुकसान हो गया कि उसकी वजह से आपको जो है वो लिम्ब को काटना पड़ा। लेकिन अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ है और फिर भी एक बंदे की लिम्ब कटी हुई है, तो ये जो मेजॉरिटी जो पीछे जो रीजन होता है वो डायबिटिक फुट का होता है। सो यूजुअली जो डायबिटीज है उसके नतीजे में एम्पुटेशंस बहुत ज्यादा होते हैं। इट्स द लीडिंग कॉज ऑफ, मेजर कॉज ऑफ नॉन एक्सीडेंटल एम्पुटेशंस। It's responsible for 20 to 25 to 30% of all dialysis patients. यानी अगेन यहाँ पे ये जो तीसरी कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज की, लेकिन सेकंड नंबर की माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन है, जिसमें किडनी फेलियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और जिसको हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। तो वो उसकी वजह से ऑब्वियसली जब किडनी फेलियर की तरफ जाता है तो आपको मालूम है कि पेशेंट को डायलिसिस पे लेके जाया जाता है। तो जो टोटल डायलिसिस है, जो टोटल डायलिसिस के पेशेंट्स हैं उनमें 25 to 30% जो पेशेंट्स होते हैं डायलिसिस के, वो उनका जो बैकग्राउंड होता है वो डायबिटीज होता है। ठीक है जी, तो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन। प्रिवेलेंस के हवाले से बात करते हैं कि जी वर्ल्ड वाइड 422 मिलियन पीपल जो हैं वो डायबिटीज है उनको, और यूजुअली मेजॉरिटी ऑफ देम, पहले एक नॉर्म कहा जाता था, डिस्कशन की जाती थी कि डायबिटीज जो है वो जरा जो हाई स्टैंडर्ड के जो लोग होते हैं, जो बहुत ही समझ लो कि बहुत पैसे वाले होते हैं, और चूंकि उनके पास लग्जूरियस लाइफस्टाइल होता है तो उसकी वजह से वहां पे डायबिटीज होता है। लेकिन अब वो जो चीज है वो कम होके जो है वो जो लो और मिडिल इनकम की जो क्लास है उसके अंदर आ गई है, तो वहां पे भी डायबिटीज की प्रिवेलेंस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एंड नेट रिजल्ट उसका ये है कि 4 या 5 साल का जो डिफरेंस है तकरीबन, आप समझ लें, इससे जो पुराना वाला जो एक जो मैंने एक प्रेजेंटेशन देखी थी उसमें इन्होंने 1.7 के करीब बिलियन का कहा हुआ था, यानी 171 या 175 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड डायबिटिक थे। और बीच में तकरीबन जो ये जो डाटा है उसमें और उसमें जो है वो तकरीबन समझ लें 7 या 8 साल का फर्क है। और उसमें अब जो वर्ल्ड वाइड जो डायबिटीज की जो स्टेटिस्टिक्स आ गई है वो है 422 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, जिसमें से मेजोरिटी जो है वो मिडिल एंड लो इनकम ग्रुप्स की है। 1.6 मिलियन डेथ्स जो है वो डायरेक्टली डायबिटीज की वजह से हर साल हो रही होती हैं। प्रिवेलेंस जो है राइजिंग रैपिडली, जैसे मैंने कहा कि हाई इनकम जो ग्रुप्स हैं उनमें डायबिटीज होने के चांसेस बहुत कम हो गए हैं एज कम्पेयर टू लो इनकम एंड मिडिल इनकम पीपल। तो ऑब्वियसली कंट्रीज भी उसी हिसाब से अफेक्ट हो रही हैं। लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, किडनी फेलियर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक एंड लोअर लिम्ब एम्पुटेशंस। हेल्थ इम्पैक्ट इसका जो है वो कुछ इस तरह से है कि जी 2 to 3 fold रिस्क जो है हार्ट अटैक और स्ट्रोक का वो डायबिटीज की वजह से बढ़ जाता है। न्यूरोपैथी, रिड्यूस ब्लड फ्लो, फीट इंक्रीजेस द चांस ऑफ अल्सर्स एंड इवेंचुअली लिम्ब एम्पुटेशन। इसका बहुत जो है हेल्थ के ऊपर बहुत इम्पैक्ट आ रहा है, और ऑब्वियसली इसकी वजह से जो इकोनॉमिकल बर्डन है वो इनकी ट्रीटमेंट, इन तमाम कॉम्प्लिकेशंस की ट्रीटमेंट की तरफ बहुत ज्यादा जा रहा है। रेटिनोपैथी जो है वो लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस है। डायबिटीज इज द कॉज ऑफ 2.6% ऑफ ग्लोबल ब्लाइंडनेस। अच्छा, अभी पिछले दिनों जब मैं अपना काम कर रही थी तब ये जो ब्लाइंडनेस का जो रेट था वो 1.7% था। तो समझ लो कि बीच में तकरीबन 6 साल का फर्क आया है। जब मैं उस जमाने में लिटरेचर सर्वे कर रही थी, 6 साल के फर्क में 2.6 हो चुका है। तो ये जिस तेजी से ब्लाइंडनेस के जो रेट्स बढ़ रहे हैं वो यू कैन वेरी वेल इमेजिन। ठीक है जी, फिर इसी तरह से लीडिंग कॉज ऑफ किडनी फेलियर भी है जो अभी हम बात करके बैठे हैं। पाकिस्तान में इट्स द नहीं, पाकिस्तान इज द 7th मोस्ट प्रिवेलेंट डायबिटीज मेलाइटिस कंट्रीज।
ठीक है जी। तो यानी अब बहुत सारे बड़े बड़े मुल्कों के मुकाबले में पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत छोटी है, लेकिन उसके बावजूद जो डायबिटिक पॉपुलेशन है वो अब जो है वो 7th रैंक पर आ गई है ग्लोबल प्रिवेलेंस के हवाले से। पहले 6th पे थी, अब 7th पे चली गई है। 10% ऑफ अडल्ट पॉपुलेशन इन पाकिस्तान इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटिक। लेकिन अगेन यहाँ पे मैं आपको बहुत आराम से बहुत क्लियरली ये बात भी बता सकती हूँ कि बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ डायबिटिक रजिस्ट्री थ्रू आउट द कंट्री ये रेट और भी ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि सब इंडिविजुअली स्टडीज कर रहे होते हैं और उसमें से एक एवरेज निकाल रहे होते हैं, तो 10% की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर टोटल पॉपुलेशन की रजिस्ट्री आनी शुरू हो जाए कि जी टोटल पॉपुलेशन कितनी है और कितने लोग डायबिटिक हैं, तो मेरा ख्याल है ये रेट जो है वो खासे से ज्यादा बढ़ जाएगा। WHO की रिपोर्ट जो 2011 की थी उसमें 12.9 मिलियन पीपल, 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन वर डायग्नोज डायबिटीज। ये सिर्फ 2011 की रिपोर्ट है भाई, 10 साल पुरानी रिपोर्ट है। आगे अब क्या चल रहा है, किस तरह चल रहा है, अभी तक कुछ इस हवाले से इतनी कोई खास डिटेल मुझे मिल नहीं पाई, इस वजह से मैं आपकी प्रेजेंटेशन में इसको ऐड नहीं कर पाई। कॉजेज ऑफ डायबिटीज जो हैं यूजुअली जैसे हम कहते हैं कि या तो सफिशिएंट इंसुलिन नहीं बन रही। अब इंसुलिन क्या है, आपको मालूम है कि पैनक्रियाज के अंदर जो है वो एक हार्मोन बनता है जिसका काम क्या होता है कि जो ग्लूकोज को जो है वो यूटिलाइज कराना बॉडी के साथ। कैसे कराता है वो अभी मैं आपको बताती हूँ उसके बारे में भी। आइदर इंसुलिन का ना बनना या इंसुलिन का तो सही बनना लेकिन उस बॉडी का उसके ऊपर रिस्पॉन्ड ना करना, और या फिर ये कि जो सेल्स जो इंसुलिन बना रहे हैं उनका बर्न आउट हो जाना। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी डायबिटीज। अच्छा, प्राइमरी जैसे कि आपको मालूम है अब तक हम काफी दफा प्राइमरी और सेकेंडरी को डिफाइन कर चुके हैं। एनीथिंग दैट इज सेकेंड कमिंग, एनी डिजीज दैट इज कमिंग आफ्टर टू अनदर डिजीज इज सेकेंडरी। और अगर पहली दफा में ही पहली ही डिजीज वही डायग्नोज हो रही है तो फिर आप उसको जो है वो प्राइमरी डायबिटीज मेलाइटिस, यानी अगर तो डायरेक्टली शुगर लेवल हाई मिले हैं उसके बाद आपने फिर उस पेशेंट को बाद में कोई और डिजीज हुई है तो प्राइमरी डायबिटीज रहेगा। ठीक है जी। तो मेनली डिफेक्ट क्या होता है, इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं हो रही होती है, इंसुलिन का एक्शन नहीं आ रहा होता, जिसके नतीजे में प्राइमरी डायबिटीज होता है। सेकेंडरी डायबिटीज जो है वो पैनक्रियाटिक सेल्स के एक्सटेंसिव डैमेज, दैट डैमेज इज बिकॉज ऑफ अगेन पेनक्रियाटाइटिस, ट्यूमर्स, ड्रग्स, आयरन ओवरलोड या एंडोक्राइनोपैथीज। उसके नतीजे में अगर जो बीटा सेल्स की डेथ हो रही है तो फिर आप उसको सेकेंडरी डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय पॉलीयूरिया यानी इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, पॉलीडिप्सिया इंक्रीज थर्स्ट, पॉलीफेजिया इंक्रीज एपेटाइट या हंगर, स्लो हीलिंग ऑफ द वुंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप का कोई एक पेशेंट है जिसको डायबिटीज की डायग्नोसिस नहीं हुई है और उसका जो वूंड है वो अगर एक छोटा सा भी जख्म है वो पक जाता है और बार बार पक जाए, तो आपको ख्याल करना चाहिए कि या तो उसको डायबिटीज है, और अगर पहले से डायबिटीज है और आपने बहुत दिनों से चेक नहीं कराया तो आप चेक करवा लीजिए कि पेशेंट का डायबिटीज या जो ब्लड शुगर है वो कंट्रोल से बाहर तो नहीं हो रहा, क्योंकि यूजुअली हाई ब्लड शुगर जो है इट मेक्स अ गुड नेस्ट फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, और वो ऑर्गेनिजम्स जो है वो फिर जख्म को ज्यादा पकाते हैं। इनसेंसिबल वेट लॉस, अगर चूंकि डायबिटीज जो है वो डायबिटीज में पेशेंट जो है वो ग्लूकोज को सही से यूटिलाइज नहीं कर रहा होता तो बॉडी मास गिर जाता है, और जब बॉडी मास गिरता है तो इंसेंसिटिव वेट लॉस होता है। ब्लड विजन या इम्पोर्टेंस इन मेन, ये भी अगेन दोनों चीजें जो है वो न्यूरोपैथी की वजह से या रेटिनोपैथी की वजह से हो रही होती है। अच्छा, आगे चलते हैं। तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है जी, फास्टिंग ब्लड शुगर 126 मिलीग्राम पर डेसिलीटर, फास्ट 12 घंटे का होना चाहिए, और उस 12 घंटे के फास्ट या ओवर 12 आवर्स, 12 टू 13 आवर्स के दरमियान का फास्ट है, उसमें अगर फास्टिंग शुगर जो है वो ग्रेटर देन 126 आ रहा है, आरबीएस यानी रैंडम ब्लड शुगर, यानी आपने नाश्ते के बाद 2 घंटे के अंदर, 2 से ढाई घंटे के अंदर ब्लड सैंपल देना है, और उसमें अगर 200 से अबव आ रहा है तो वो जो है वो डायबिटीज के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। HbA1c अगर 6.5% से अबव है तो इट इज अगेन डायबिटिक क्राइटेरिया। और फिर अगेन पेशेंट जो है अगर वो इन सिम्टम्स के साथ आता है कि जी उसको यूरिनेशन बहुत ज्यादा हो रही है, यूरिनेशन दिन में भी हो सकती है। अच्छा, इस चीज का ख्याल रखना है कि जी मौसम या बहुत ज्यादा पानी पिया हुआ है उसको हटा के आप उन तमाम चीजों को रूल आउट करके, और उसके बाद पेशेंट जो है वो दो चीजें बताए कि जी एक तो यूरिनेशन होती है
खसूसियत से, और दूसरी नाइट यूरिनेशन होती है। तो वो जो दोनों चीजें, और नाइट यूरिनेशन का मतलब ये नहीं है कि जी रात को 2 बजे तक जाग रहे हैं और यूरिन पास हो रहा है तो आप उसको नाइट यूरिनेशन कहते हैं, नहीं। बिस्तर से उठ के सोने के लिए जब भी लेट गए, उसके बाद नींद खराब करके बिस्तर से उठ के वॉशरूम जाना और बार बार यूरिन को पास करना, दैट इज बेसिकली दी नाइट यूरिनेशन। और वो अब दिन में अगर बंदा रात भर जागने के बाद दिन में सोता है और वो नींद में उठ के वॉशरूम जाता है, उसको फिर आप जो है वो कंसिडर करेंगे कि ये डायबिटीज की रीजन बनती है। पॉलीडिप्सिया हो गया, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। डायबिटीज के टाइप्स के हवाले से जब हम बात करते हैं तो देर आर 4 टाइप्स बेसिकली, जो हम मोस्ट कॉमनली जो यूज कर रहे होते हैं। टाइप 1 जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज में लाइटिस कहलाता है, क्योंकि इसमें कंप्लीट और रिलेटिवली जो है वो पैनक्रियाटिक लॉस हो जाता है बीटा सेल्स का, जिसमें इंसुलिन बिल्कुल नहीं बन रही होती या इतनी कम बन रही होती है कि वो यूजुअली जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की वो पूरी नहीं कर पा रही होती। फिर नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस होता है, जिसमें आपको इंसुलिन बन रही होती है लेकिन बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती है, तो आपको ऐसी ड्रग्स देनी पड़ रही होती हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक, ताकि बॉडी जो है वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दे। थर्ड जो टाइप है वो डायबिटीज ड्यू टू एनी अदर कॉज, यानी कोई भी रीजन जिसके नतीजे में डायबिटीज हो रहा है, लाइक आपका पिट्यूटरी डायबिटीज भी हो सकता है, ग्रोथ हार्मोन की जाती हो गई, एंडोक्राइनोपैथीज में आ जाएगा कि अगर ग्रोथ हार्मोन्स की ज्यादती हो रही है तो उसके नतीजे में भी आपको डायबिटीज हो सकता है, तो वो पिट्यूटरी डायबिटीज कहलाता है। इस तरह डिफरेंट टाइप के जो कंडीशंस हैं, जिनको कॉर्टिकोस्टेरॉइड की थेरेपी ले ली उसके बाद डायबिटीज हो गया, तो वो जो है वो स्टेरॉइड थेरेपी डायबिटीज है। तो अगेन सेकेंडरी टू एनीथिंग, या समझ लें कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, उनके नतीजे में डाउन सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम में डायबिटीज होती है हर सूरत में। ड्वार्फ, अब उसमें आपको जाइगेंटिज्म में बहुत डायबिटीज मिल रहा होता है। तो ये तमाम जो टाइप्स हैं जो किसी भी अदर रीजन के नतीजे में डायबिटीज कॉज करवा रहे होते हैं। प्राइमरी रीजन बेसिकली आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की एबनॉर्मेलिटी या नॉन रिस्पॉन्सिवनेस टू द एक्शन ऑफ इंसुलिन नहीं होता, तो उसको जो है आप टाइप 3 डायबिटीज के अंदर इंक्लूड करते हैं, एनी अदर कॉज। ठीक है जी। फिर फोर्थ जो टाइप है वो आपकी जेस्टेशनल डायबिटीज है, यानी डायबिटीज विच इज डायग्नोज्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, और it can either continue after the birth of the child or not. It depends upon the kind of and the physique of and the activity of the person who was pregnant and who was diagnosed with diabetes. Obviously females के अलावा इसके अंदर आपको और कोई नहीं मिल पाएगा। अच्छा जी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायबिटीज के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो आपके इसमें टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज को थोड़ा सा कंपेयर किया गया है। टाइप 1 जो डायबिटीज है, क्योंकि यही दो मेजर टाइप्स हैं जिनको यूजुअली हम डिस्कस कर रहे होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि टाइप 1 डायबिटीज जो है अंडर 30 इयर्स में ही हो, लाजमी नहीं है। पहले तो ये कहा जाता था कि जी 10 साल से कम उम्र के बच्चों में होता है, लेकिन नहीं जी, 16 साल 17 साल के बच्चों में भी होने लग गया। फिर ये हुआ कि जी 30-35 साल के लोग जो हैं वो भी टाइप 1 डायबिटीज में आने लगे। भाई वजह क्या है पीछे? पीछे क्या है कि आपके बेसिकली जो है वो ऑटो इम्यून इशू अगर आ रहा है, ऑटो एंटीबॉडीज अगर बन रही हैं और ब्लड में वो डिटेक्ट हो रही हैं, तो फिर जो डायबिटीज है, रिजल्टेंट डायबिटीज, वो टाइप 1 कहलाएगा, अदरवाइज वो टाइप 2 ही रहेगा। रैपिड ऑनसेट होता है, नॉर्मल या अंडरवेट पेशेंट्स होते हैं। एक पुराना सा कॉन्सेप्ट है कि जी डायबिटीज जो है मोटे लोगों में ही होता है, लेकिन जो टाइप 1 डायबिटीज है उसका पेशेंट डायग्नोसिस से पहले भी, डायग्नोसिस के बाद भी बेसिकली वो अंडरवेट ही रहता है। क्यों? इसलिए कि बॉडी यूटिलाइजेशन कर ही नहीं रही होती है ग्लूकोज की, तो उसकी वजह से आपका जो मसल मास है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। अगर आप ब्लड इंसुलिन लेवल्स चेक करेंगे तो ये नील आ रहे होंगे। कीटोसिस बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती है, क्योंकि किसी भी टाइम पे एकदम से शुगर कम हो जाता है, फैट की यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा होती है, और उस फैट के ज्यादा यूटिलाइजेशन के नतीजे में कीटोजेनेसिस होती है, और कीटोजेनेसिस जो है वो और बेसिकली आपका पीएच गिरा देती है, तो दैट विल अल्टीमेटली लीड टू कीटोएसिडोसिस। तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जो एक मेजर कॉम्प्लिकेशन है, नाम सुना होगा आप लोगों ने, वो यूजुअली टाइप 1 के पेशेंट्स में ज्यादा होती है। टाइप 2 के पेशेंट्स में
बहुत रेयर अकरेंस होती है उसकी। 15% ऑफ ऑल डायबिटिक केसेस आर बेसिकली टाइप 1 डायबिटीज। ऑटोइम्यून होता है या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ऑटोइम्यून कंडीशन होती है। फैमिली फैक्टर इसके अंदर यूजुअली टाइप 1 में नहीं होता कि भाई अगर एक टाइप 1 का पेशेंट है तो उसका बच्चे को भी या उसके पेरेंट्स में भी पीछे फैमिली ट्री खंगालते फिरे आप, इसकी जरूरत नहीं है। ऐसा इतना कोई खास मसला नहीं होता। ये जो ट्रीटमेंट है इसकी, उसमें ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स काम नहीं करते क्योंकि इंसुलिन बन ही नहीं रहा है। पेशेंट को थ्रू आउट लाइफ इंसुलिन इंजेक्शन के ऊपर रहना पड़ता है। डाइट एंड एक्सरसाइज करवा रहे होते हैं आप उसको। उसके मुकाबले में टाइप 2 जो है, एक नॉर्मल ख्याल है कि जी 40 साल के बाद के लोगों को होता है, लेकिन जरूरी नहीं है। प्लस माइनस 10 to 15 ईयर्स का आप उसके अंदर रख सकते हैं। इवन अभी जब मैं अपना जब रिसर्च करी थी तो मैंने 30, 35, 25 एज की ईयर्स ऑफ एज की लोगों का भी डायबिटीज डायग्नोस होते हुए देखा है, एंड दैट वाज टाइप 2 डायबिटीज। सो मतलब वेरिएशंस तो हर जगह रहती हैं, लेकिन ये एक एवरेज निकाला गया है कि जो जनरल पॉपुलेशन है वो अब 40 पर आती है, डायग्नोस होती है। ग्रेजुअल ऑनसेट होता है, स्लो एंड मतलब इतना ग्रेजुअल होता है कि आपको पता ही नहीं चल रहा होता और सालों गुजर जाते हैं। जब पेशेंट आता है तो यूजुअली टाइप 2 के जो पेशेंट्स आजकल जो आ रहे हैं वो उस वक्त आते हैं जब उनको कोई कॉम्प्लिकेशन हो चुकी होती है, या तो ब्लर विजन हो रहा होता है या कुछ हो रहा होता है। अब वो आंखें ना चश्मा ठीक कराने जा रहे हैं, कैटरैक्ट हो गया। यूजुअली कैटरैक्ट भी हो सकता है डायबिटीज की वजह से, क्योंकि शुगर की डिपॉजिशन हो जाती है लेंस के अंदर और उसके नतीजे में जो है वो लेंस ओपेक हो जाता है। तो बहुत ज्यादा दफा इस तरह भी हो रहा है कि आजकल पेशेंट डायग्नोसिस के टाइम पे कॉम्प्लिकेशंस के साथ आ रहा होता है टाइप 2 डायबिटीज में। यानी किसी कॉम्प्लिकेशन में फिर जब आप उसके रेगुलर एग्जामिनेशन की जो ब्लड टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है कि नहीं जी ये तो डायबिटिक है, और पता नहीं कब से होंगे क्योंकि उनकी शुगर जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। सो उसका ख्याल रखना जरूरी है। यूजुअली 85% ऑफ ऑल द डायग्नोस्ड केसेस आर ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक कंडीशन है जिसके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है और उसके नतीजे में 5, 7, 8 चीजें हैं जो होती हैं। उसको कभी हम अलहदा से मेटाबॉलिक सिंड्रोम को डिस्कस कर सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज उसका पार्ट भी है, क्योंकि बेसिकली मेटाबॉलिक सिंड्रोम से मुराद क्या है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है, ब्लड शुगर बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है, उसके नतीजे में ओबीस भी है पेशेंट, वेस्ट रेशो भी काफी बढ़ा हुआ है। तो कुछ चीजें होती हैं जो रखी जाती हैं, उन सब के क्राइटेरिया को अगर मीट कर रहे हैं तो पेशेंट जो है वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का पेशेंट हो जाता है। हेरिडिटरी इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। अगर आपकी फैमिली में या आपके फादर्स या फोर फादर्स में जो है वो अगर डायबिटीज है तो बहुत ज्यादा आपके ग्रेटली इंक्रीज चांसेस होते हैं कि आपको या आपकी फैमिली में नीचे आपके ऑफस्प्रिंग्स में डायबिटीज हो सकती है और पॉजिटिव हो सकती है। जैसे मैंने बताया कि यूजुअली बहुत लेट स्टेजेस में जाके इंसुलिन जो है वो सेल्स बर्न आउट हो जाने के नतीजे में इंसुलिन की कमी वाकई होती है, वरना नॉर्मल इंसुलिन लेवल्स होते हैं। तो यूजुअली हम कोशिश ये कर रहे होते हैं कि पेशेंट को ओरल हाइपोग्लाइसेमिक दिए जाएं, जिसके नतीजे में या तो इंसुलिन की सिक्रीशन बढ़ेगी या फिर जो पेरिफेरल टिश्यू है वो रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगा इंसुलिन को। इंसुलिन के रिसेप्टर्स को जो है वो थोड़ी सी ऑगमेंटेशन मिल जाएगी, तो उसके लिए फिर आप ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। साथ में डाइट एंड एक्सरसाइज तो ऑब्वियसली एक मैंडेटरी चीज है। ये एक जनरल एक पिक्चर है जो आपको दिखाई गई है। यूजुअली इसमें ये जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो ब्लू कलर से जो कंडीशंस लिखी हुई हैं वो यूजुअली टाइप 1 में होती हैं। बाकी आप देख सकते हैं जो पहले हम बता चुके हैं वो ज्यादातर टाइप 2 की हैं, ब्लैक कलर में जो भी है। अच्छा, इस इंसुलिन का जैसे मैंने कहा कि इट्स अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द पैनक्रियास, कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ शुगर इन द ब्लड, वर्क्स बाय अटैचिंग टू इंसुलिन रिसेप्टर्स एंड हेल्प्स इन द सरफेसिंग ऑफ द ग्लट फोर प्रोटीन। और ये अभी मैं आपको एक वीडियो भी दिखा रही हूँ, उसमें आपको ये ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। एंड रिलीज इन वेल फेड एब्जॉर्प्टिव स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप खाना खाते हैं तो वो आपकी वेल फेड स्टेट कहलाती है। उसके बाद जो वेल फेड एब्जॉर्प्टिव स्टेट है वो है खाना खाने के बाद के 2 घंटे। तो दैट टाइम बेसिकली जब आपका जो फूड है वो डाइजेस्ट होकर एब्जॉर्ब हो रहा है और ब्लड का शुगर लेवल बढ़ेगा, उस टाइम पे इंसुलिन रिलीज होती है ताकि वो उस एक्स्ट्रा जो 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 बढ़ा हुआ शुगर है उसको टिश्यूज के अंदर पहुंचा सके, क्योंकि अगर टिश्यूज में नहीं पहुंचाएगा तो ब्लड शुगर बढ़ा रहेगा।
अब ये जो पेरिफेरल टिश्यूज हैं, लाइक मसल्स हो गए, ब्रेन हो गया, यहाँ पे इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं जो कि ग्लूकोज क्या करते हैं, वो एक समझ लें गेटवे खुलवाने का काम करते हैं, यानी स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स को सरफेस पर लेकर आते हैं, जो क्या कर रहे होते हैं कि एक दरवाजा सा बन जाता है जो कि वो फिर ग्लूकोज को सेल के अंदर एंटर कराया जाता है। इस चीज को जो है हम बेसिकली ये कर रहे होते हैं। अच्छा, जैसे ही हमारा जो फास्टिंग स्टेट शुरू होता है, यानी आप समझ लें कि जो 2.5 घंटे पूरे हो गए, उसके बाद नेक्स्ट जो फीडिंग टाइम है आपका, से फॉर एग्जांपल आपने 1 बजे दोपहर में खाना खाया है, तो 1 बजे के बाद 2, 3, 3:30 बजे तक में आपके 2.5 घंटे वेल फेड एब्जॉर्प्टिव स्टेट खत्म हो गई। 3:30 बजे से अब आप रात का खाना ऑब्वियसली या तो शाम की चाय भी 5 बजे पियेंगे, 5-6 बजे पियेंगे, या फिर रात का खाना 8 या 9 बजे खाएंगे। तो ये जो बीच का जो गैप आ रहा है, दैट इज द फास्टिंग स्टेट। और उस फास्टिंग स्टेट में आपकी जो ब्लड शुगर मेंटेन करवाने का काम ग्लूकागॉन करता है। उस टाइम पे इंसुलिन बंद हो जाती है, ग्लूकागॉन रिलीज होता है, और वो आपकी जो ब्लड शुगर लेवल्स है उसको मेंटेन कर रहा होता है। ये उसी चीज को पिक्चर के फॉर्म में किया है। हार्ट शुगर, हाई ब्लड शुगर, खाना खाया, हाई ब्लड शुगर हुआ, प्रोमोट इंसुलिन रिलीज पैनक्रियास से। ठीक है जी। पैनक्रियास से ही ग्लूकागॉन भी रिलीज होते हैं। पैनक्रियास की जो आइलेट सेल्स होते हैं उनमें 2 सेल्स होते हैं, अल्फा एंड बीटा सेल्स। बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस जो हैं वो इंसुलिन रिलीज करवाते हैं, और अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है वो ग्लूकागॉन रिलीज करवाते हैं। इंसुलिन आपकी एब्जॉर्प्टिव स्टेट के अंदर रिलीज होती है, और फास्टिंग स्टेट में ग्लूकागॉन रिलीज होती है। इंसुलिन रिलीज होती है, स्टिमुलेट करती है ग्लूकोज अपटेक को टिश्यूज के अंदर, और उसकी नतीजे में ब्लड शुगर लोअर हो जाता है। इंसुलिन ग्लाइकोजन को सपोर्ट करती है, जिसके नतीजे में ब्लड शुगर जो है वो ग्लाइकोजन बनने को सपोर्ट करती है, जिसके नतीजे में जितना भी ग्लूकोज जो है सर्कुलेशन में होता है वो लिवर में चला जाता है और ग्लाइकोजन बन जाता है। दैट इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अच्छा, अब जब आपका जो ऑब्जॉर्प्टिव टेस्ट खत्म हो गया, लो ब्लड शुगर हो गया, पैनक्रियाज के ऊपर जाएगा, वो ग्लूकागॉन को रिलीज कराएगा। ग्लूकागॉन लिवर में जाके ग्लाइकोजन से ग्लूकोज की कन्वर्जन करेगा, ग्लूकोज रिलीज होगा और ब्लड शुगर लेवल मेंटेन हो जाएगा, और अगर बढ़ता है तो फिर अगेन दूसरा साइकिल जो इंसुलिन वाला शुरू हो जाएगा। दिस इज द काउंटर एक्शन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, that is maintaining the blood sugar in our body in both the states, like the well fed absorptive state as well as the fasting state. अच्छा, अब 2 मिनट को मुझे टाइम दीजिएगा, मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये देखिए, दिस इज wahi.edu.au, ऑस्ट्रेलिया की एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उसकी वीडियो है ये। इसमें इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि हाउ इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है जी। अब ये देखें, यहाँ पे आपके इंसुलिन का जो रोल है वो क्या है। पैनक्रियाज है, ये इंटेस्टाइन के ऊपर, स्टमक के नीचे, लिवर के साथ ये एक ऑर्गन होता है। इसका काम क्या है, इंसुलिन के प्रोडक्शन करना और ग्लूकागॉन की प्रोडक्शन करना, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ये इसके बेसिकली ये देखिए, इंसुलिन जो पैनक्रियाज है वो बेसिकली एक एक्सोक्राइन प्लस एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो ये जो इसका जो लाइट पिंक कलर का पार्ट है ये इसका एक्सोक्राइन पार्ट है, और जो डार्क ब्लू कलर का जो पार्ट है ये इसका एंडोक्राइन पार्ट है। अच्छा, साथ में ये जो ये जो पूरी जो रेड कलर की जो लाइंस नजर आ रही हैं, ये ब्लड वेसल्स का कैपिलरी नेटवर्क है। ठीक है जी। आइलेट कंटेनिंग सेल्स हैं। अच्छा, बीटा सेल्स जो होते हैं इसमें जैसे मैंने बताया 4 तरह के सेल्स होते हैं, लेकिन हम अल्फा और बीटा की बात करें अभी। ये ब्लड फ्लो हो रहा है, बीटा सेल्स में अंदर जा रहे हैं। जब आप खाना खाते हैं तो आपका ये देखें, ये जो व्हाइट कलर की जो व्हाइट कलर ये जो आ रहा है, ये आपका ग्लूकोज है, जो आपने खाना खाया, एब्जॉर्प्शन हुई है और ग्लूकोज लेवल ब्लड के अंदर बढ़ना शुरू हो गया है। अब ये जो ग्लूकोज है ये निकल के जाएगा, और ये आपके जो आइलेट सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करेगा, और इनकी एक्टिवेशन के नतीजे में इंसुलिन का रिलीज शुरू हो जाता है। और ये जो रिलीज होके इंसुलिन फिर सर्कुलेशन में एंटर होना शुरू कर देती है। अब क्या हुआ, ग्लूकोज के साथ साथ अब इंसुलिन भी सर्कुलेशन में आ गई है।
इंसुलिन आई। अब से फॉर एग्जांपल जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पर आपके जो ग्लूकोज उसको यूटिलाइज होना है और जहां पे इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज यूटिलाइजेशन होना है, वो स्केलेटल मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स हैं या स्मूथ मसल्स हैं। अब हम यहाँ पे जो है ये हमारे स्केलेटल मसल्स का टिश्यू है जिसमें ये यूटिलाइजेशन हो रही है। किस तरह हो रही है, ये देखें, ये जो ब्लड आ रहा है इसमें इंसुलिन और शुगर आ रहा है और ये शुगर और इंसुलिन रिलीज होना शुरू हो रहा है टिश्यूज के अंदर। अब ये देखें रिलीज होता जा रहा है, ये एरिया है, ये स्पेसिफिकली। अब ये देखते हैं ये सेल मेम्ब्रेन सरफेस है, ठीक है। ये जो मतलब आपको पता है कि हमारा जो है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, तो ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है जिसपे फॉस्फोलिपिड्स लगे, इसके ऊपर ये रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, सरफेस रिसेप्टर्स, जो कि इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं। अब आप देख सकते हैं ग्लूकोज भी मौजूद है और साथ में इंसुलिन भी मौजूद है। जो ब्लू कलर के जो डॉट्स हैं वो इंसुलिन के हैं और जो व्हाइट कलर है वो ग्लूकोज का है। अब क्या हुआ कि ये देखिए आप इसके साथ जाके बाइंडिंग शुरू हो गई रिसेप्टर के साथ। ये बाइंडिंग करने के नतीजे में मेम्ब्रेन के अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगी। अब ये देखिए ये एक स्पेसिफिक ग्लड प्रोटीन की सरफेसिंग हो रही है, यानी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन की सरफेसिंग हो रही है, ठीक है जी। ये सरफेस पे होते हैं, ये स्पेस प्रोवाइड करते हैं, चैनल प्रोटीन्स हैं, और इस चैनल प्रोटीन के थ्रू देखिए जी ग्लूकोज एंटर होना शुरू हो गया सेल के अंदर। अब जब तक इंसुलिन जो है वो अटैच रहेगा तो ये ग्लूकोज जो है वो सेल्स के अंदर यूटिलाइज होता रहेगा। होपफुली ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। मैं आपके साथ दोबारा से पुरानी वाली स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हाँ जी। तो अब मोस्ट प्रोबेबली ये आपको चीज समझ में आ गई होगी। अब इसमें होता क्या है कि ये बेसिकली ये वो चीज है जो कि नॉर्मल मैकेनिज्म है। अब इसके अंदर क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल टाइप 1 डायबिटीज है तो उसमें क्या होता है, ऑटो एंटीबॉडीज जनरेट हो जाती हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है कि आपके जो वो है एक मिनट ठहर जाए, मैं आपके साथ एक और वीडियो शेयर करती हूँ, इसी का कंटिन्यूएशन है। और उसमें जो मैकेनिज्म बताया गया है वो ये बताया गया है कि टाइप 1 डायबिटीज किस तरह से होता है। एक मिनट, लेट मी शेयर दैट वीडियो टू। ये देखिए जी, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ किसी भी वजह से, कोई भी एक रीजन की वजह से क्या होता है कि आपके जो बीटा सेल्स होते हैं उनके अगेंस्ट एंटीजेनिक प्रॉपर्टी शुरू हो जाती है, मतलब सेल्स जो है वो एंटीजेनिक हो जाते हैं, जिसके नतीजे में एंटीबॉडीज बन जाती हैं। ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो आपके सेल्स को, जो बीटा सेल्स हैं उनको किल करना शुरू कर देती है। और नेट रिजल्ट क्या निकलता है कि जो आपकी जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है उनकी जो साइज है वो रिग्रेस करना शुरू कर देती है। अभी आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े जो पैचेस थे आइलेट सेल्स के, वो बहुत श्रिंक होके छोटे रह जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस किलिंग ऑफ द बीटा सेल्स। अब ये यू कैन वेरी वेल इमेजिन, जो साइज था पहले उसके मुकाबले में ये जो डिक्रीज साइज रह गया है, इसमें से अगर इंसुलिन रिलीज हो भी रहा होगा तो दैट वुड बी इनसफिशिएंट फॉर दी बॉडीली रिक्वायरमेंट्स, ठीक है जी। तो उसके नतीजे में क्या होगा कि ब्लड जो है, शुगर जो है वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो सकेगा। अब ये आपको देखिए कंपैरिजन है, ये हेल्दी अमाउंट देखिए और ये डिजीज अमाउंट देखिए आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की साइज का, ठीक है। इसके ऑब्वियसली इसके नतीजे में जो अमाउंट ऑफ इंसुलिन रिलीज हो रहा है उसमें भी फर्क आ जाएगा और नेट रिजल्ट क्या निकलेगा, हाइपरग्लाइसीमिया रहेगा। दैट इज बेसिकली व्हाट यू से इज योर टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस उसके कंपैरेटिवली सिर्फ ये होता है कि उसमें आपका क्या कहते हैं, आपके जो पेरिफेरल टिश्यूज हैं वहां पे आपकी या तो इंसुलिन रिसेप्टर्स के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाता है या कोई एबनॉर्मेलिटी हो जाती है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स के साथ, जिसके नतीजे में इंसुलिन आता तो है लेकिन वो अपनी जो एक्टिविटी है वो नहीं करवा पाता, और उसके नतीजे में जो है वो जो कंडीशन कहलाती है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस कहलाती है। दैट अल्टीमेटली लीड्स टू योर टाइप 2 डायबिटीज।
अच्छा जी, इंसुलिन का जो एक्शन है बेसिकली जैसे हम देख सकते हैं कि लिवर सेल्स के अंदर इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को इंट्रोड्यूस कराता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कराता है या फिर एनर्जी प्रोडक्शन करवाता है। इसके मुकाबले में एडिपोसाइट्स के अंदर ग्लूकोज जब एंटर होता है तो वो फैटी एसिड्स की डिपोजिशन करवाता है। ठीक है जी, अमाइनो एसिड्स और ग्लूकोज की एंट्री होती है मसल्स के अंदर, तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन बनाता है और प्रोटीन्स बनते हैं। ये बेसिकली काम होता है। अब ये जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाने के नतीजे में होता क्या है कि ये तमाम जो चीजें हैं वो खत्म हो जाती हैं, तो लिवर में ग्लाइकोजन का स्टोरेज नहीं होता, तो उसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बहुत ज्यादा कीटोन बॉडीज बनने की वजह से कीटोएसिडोसिस हो सकता है। ठीक है जी, यहाँ से फिर अब यहाँ से यूटिलाइजेशन एडिपोसाइट्स की बहुत ज्यादा होने लगती है। ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है इस तमाम के नतीजे में कि एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स बनती हैं जो कि आपके ब्लड वेसल्स के अंदर जाके सेटल डाउन होती हैं, और फिर आपको जो जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स के बनने के नतीजे में, वो फिर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो फिर जो सिचुएशन है उसको मजीद वर्सन कर देती हैं। रिस्क फैक्टर्स में ओबेसिटी है। ओबेसिटी के हवाले से जैसे कहा जाता है कि ओबेसिटी बेसिकली कंट्रीब्यूट्स इनटू इंसुलिन रेजिस्टेंस, और वो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो डायबिटीज मेलाइटिस कॉज करता है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग्स जो हैं वो जेनेटिकली इन्वॉल्व हैं। टाइप 2 डायबिटीज के हवाले से मैं बात कर रही हूँ। 5 to 10% जो बच्चे हैं जो कि जिनके पेरेंट्स को डायबिटीज है, वो 5 to 10% जो हैं उनके मतलब चांसेस हैं कि उनके जो बच्चे हैं उनको डायबिटीज हो जाएगी। जो पेरेंट्स हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स के बच्चे हैं उनको, खुसूसियत से टाइप 2। अच्छा, उसके मुकाबले में जो टाइप 1 डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं उनके बच्चों में जो लाइक्लीहुड है डायबिटीज हो जाने का वो 2% से ज्यादा नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादा जो जेनेटिक डिस्पोजिशन है वो बेसिकली टाइप 2 के लिए है, टाइप 1 के लिए नहीं है। इम्यून रिएक्शंस के हवाले से ये बात की जाती है, जैसे कि हमने बात की कि अगर तो एंटीजेनिक एक्टिविटी आ गई है, किसी भी वजह से आइलेट सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन गई हैं, तो उसके नतीजे में फिर डायबिटीज मेलाइटिस हो सकता है, दैट वुड बी टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस। ठीक है, तो ये बेसिक रिस्क फैक्टर्स एंड डायग्नोसिस किस तरह से की जाती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ब्लड ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं। आपको उनके तमाम नॉर्मल रेंजेस सामने लिख दिए। फास्टिंग का मैंने आपको बता दिया, 12 से 13 घंटे का फास्ट होना चाहिए। रैंडम शुगर जो है वो खाने के 2 से ढाई घंटे के बाद ली जाएगी। HbA1c किसी भी टाइम पे आप ले सकते हैं। HbA1c क्या है? ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं कि आपकी जो हीमोग्लोबिन है बेसिकली वो ग्लूकोज के साथ बाइंड करती है थोड़ी बहुत, लेकिन अगर ज्यादा ग्लूकोज उसके साथ बाइंड होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि सर्कुलेशन में ग्लूकोज बहुत ज्यादा है, इस वजह से जो है वो हीमोग्लोबिन को इतनी ज्यादा अटैच हो रही है। यूजुअली जो नॉर्मल रेट है वो 6% से कम है, कि अगर 6% से कम अगर ग्लूकोज लग रही है तो इसका मतलब है कि आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल है, इसकी वजह से हीमोग्लोबिन के साथ जो है वो ग्लूकोज की अटैचमेंट नहीं हो रही। हीमोग्लोबिन ए बेसिकली इज दी अडल्ट हीमोग्लोबिन, जो कि आपने पहले भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। 1C जो है वो बेसिकली वो ग्लाइकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, कि 1C जो है वो मतलब अमाउंट ऑफ शुगर अटैच होने पे उसको कहते हैं। लेस देन 6% इज कंप्लीटली नॉर्मल, लेकिन अगर 6% से ज्यादा जा रहा है तो फिर उस सूरत में जो है वो आप पेशेंट को जो है वो डायबिटिक कंफर्म कर सकते हैं। पहले ये होता था कि जो डायबिटीज की कंफर्मेशन होती थी वो किस तरह से होती थी, कम से कम 3 महीने तक आप फास्टिंग और रैंडम शुगर कराते रहे। ठीक है, बगैर किसी दवा के रैंडम एंड फास्टिंग शुगर कराते रहे हैं 3 महीने तक। हर जो है कम से कम 3 हफ्ते का गैप हर टेस्ट के दरमियान में होना चाहिए, और उसके बाद अगर तीनों जो रीडिंग्स हैं उसमें आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है फास्टिंग और रैंडम में, तो आपको डायबिटीज कंफर्म की जाएगी। अच्छा, उसके बाद फिर नया तरीका ये हुआ कि चलो जी, अगर आपको शक हो रहा है कि जी पेशेंट को है डायबिटीज है, तो उसके लिए फिर आप कंफर्मेशन के तौर पे ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराना शुरू कर दिया। अच्छा, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट क्या है कि जी 70 ग्राम की ग्लूकोज गाड़ी गाड़ी आप उसको पिला देते हैं पेशेंट को, और उसके बाद फास्टिंग में भी उसकी ब्लड ले लेते हैं और अगले 2.5 घंटे तक ब्लड लेते रहते हैं हर आधे आधे घंटे के बाद। और उससे फिर वो एक ग्राफ बनता है, उस ग्राफ को चेक कर लेते हैं कि अगर तो वो ग्राफ नॉर्मल रेंज में आ रहा है
तो उसमें देख लें कि जी 2.5 घंटे के बाद जो लास्ट रीडिंग है वो अगर लेस देन 140 है तो पेशेंट नॉर्मल है। 141 से लेके 199 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अगर ग्लूकोज लेवल आ रहा है तो प्री डायबिटीज है, और अगर ग्रेटर देन 200 है तो वो डायबिटिक पेशेंट हो गया। कंफर्मेशन हो जाती थी। अब ऐसा नहीं है, अब आपके लिए HbA1c का एक टेस्ट कराइए, अगर वो टेस्ट बड़ा हुआ आ रहा है तो 2-1.5 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, क्योंकि HbA1c जो है वो पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड दे रहा होता है। तो अगर आपने HbA1c कराया और आपको थोड़ा प्री डायबिटीज के लेवल में आ रहा है, यानी 6 से लेके 7 के % के दरमियान में रहता है, तो आपको प्री डायबिटीज डायग्नोज करते हैं। 7+ हो जाता है तो आपको डायबिटिक डायग्नोज किया जाता है। सो आप देख लें, अगर आपका प्री डायबिटीज में आ रहा है तो 3 महीने के बाद टेस्ट रिपीट करा लें। अगर तो प्री डायबिटीज में रह रहा है तो प्री डायबिटीज है, एहतियात करने। अगर वापस से नॉर्मल में चला गया तो दैट मींस उस टाइम पे कोई आपने बदपेरेजी की भी होगी, या रिसेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहा होगा, या आपने बहुत ज्यादा जो है वो शुगर वुगर खाई हुई होगी तो उसकी वजह से बढ़ावा आ गया। लेकिन अगर वो डायबिटीज रेंज में चला गया है तो इसका मतलब है कि डायबिटिक हो गया, तो एंटी डायबिटिक मेडिकेशन शुरू करवा सकते हैं। ठीक है जी। लिपिड प्रोफाइल कराया जाता है, आपको मालूम है कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल्स चेक कराए जाते हैं, क्योंकि अगर वो है तो वो भी एक कंट्रीब्यूशन फैक्टर बन सकता है आगे जाके हाइपरग्लाइसीमिया का। यूरिन एनालिसिस कराई जाती है। नॉर्मली यूरिन में जो ग्लूकोज है वो नेगेटिव आता है, कीटोन बॉडीज नेगेटिव आते हैं, प्रोटीन नेगेटिव आता है। अगर इनमें से कोई भी चीज बड़ी हुई आ रही है, यूरिन ग्लूकोज पॉजिटिव आ रहा है, तो अगर तो यूरिन ग्लूकोज का 1+ पॉजिटिव हो गया है तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो 200 से अबव है। 2+ हो गया है तो इसका मतलब है 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अबव है, और अगर 3+ हो गया तो दैट मींस 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अबव जा रहा है आपका क्या कहना चाहिए, ब्लड ग्लूकोज लेवल। एक जमाने में लोगों को ये चीज बता दी जाती थी, तो लोग, जब जिस जमाने में ग्लूकोज स्ट्रिप्स नहीं थे तो लोग यूरिन की स्ट्रिप्स होती थी, ड्रिप स्ट्रिप्स, उनसे यूरिन में अपना ग्लूकोज चेक करके ये देख लेते थे कि उनका ब्लड शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में है या नहीं है। जैसे मैंने बताया 1 पॉजिटिव आ रहा है, इसको मैं आपको लिख भी देती हूँ यहाँ पे। से फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 1 पॉजिटिव है, सो दैट मीन्स कि ब्लड के अंदर ग्रेटर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है जी। अगर 2 पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब है ग्रेटर देन 250, और अगर 3+ आ रहा है तो ग्रेटर देन 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। आजकल जो यूरिन की डिपस्टिक्स आती हैं उसमें तकरीबन तमाम चीजें, कीटोन बॉडीज हो गई, आरबीसी वगैरह, वो तमाम चीजें टेस्ट हो जाती हैं। तो उसमें सामने जो डब्बा है उसके ऊपर पूरी रेंजेस भी लिखी हुई हैं कि 1+ का क्या मतलब है, 2+ का क्या मतलब है, 3+ का क्या मतलब है। इसी तरह कीटोन बॉडीज भी हैं, नेगेटिव होनी चाहिए, अगर बढ़ रही हैं तो इसका मतलब है कि कीटो एसिडोसिस हो रही है, इसको चेक किया जा सकता है। प्रोटीन जो मैक्रो एल्बुमिन यूरिया है, ये बेसिकली एक कॉम्प्लिकेशन है, जिसका मतलब ये है कि अब जो है पेशेंट जो है वो किडनी का जो प्रॉब्लम है, यानी जो डायबिटिक नेफ्रोपैथी है उसकी तरफ जा रहा है। इसकी जो नॉर्मल रेंज है, मेरा ख्याल है, अगर मुझे याद पड़ रहा है तो 5 to 15 मिलीमोल पर करके कुछ है। ठीक है जी। तो वो इससे अगर अब जा रहा है, यानी मैक्सिमम कहा जाता है कि जी अगर ग्रेटर देन 30 जो है वो रेंज में आ रहा है तो इसका मतलब है कि पेशेंट को माइक्रो एल्बुमिन यूरिया है। ठीक है जी। इसके बाद फिर आपके अदर ब्लड टेस्ट आ जाते हैं, सीबीसी आ जाता है, टेस्ट फॉर कॉम्प्लिकेशंस हैं, यानी ईसीजी में अगर ईसीजी अब नॉर्मल आ रहा है तो इसका मतलब है कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही है। एक्सरे अब नॉर्मल आ रहा है तो हम समझ सकते हैं कि जी मतलब लंग्स को अफेक्ट कर रहा है, या हार्ट का साइज चेंज हो रहा है, या क्या हो रहा है। तो उस तरह की जो डिफरेंट एडिशनल डायग्नोस्टिक्स हैं वो आप चेक कर सकते हैं। डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से जैसे मैंने आपको बताया, 2-3 तरीके से कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं डायबिटीज की। अक्यूट एंड क्रॉनिक में फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लिकेशंस को हम डिवाइड करते हैं। अक्यूट का मतलब है कि यूं आई यूं चली गई। ठीक है। उसमें जो 3 मेजर कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसमें एक डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, यूजुअली जैसे मैंने आपको बताया टाइप 1 डायबिटीज में होती है, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है। इसको अगर सॉल्व नहीं किया, ब्लड शुगर को कंट्रोल नहीं किया प्रॉपरली, तो ये खासा डैमेजिंग हो सकता है पेशेंट के लिए। हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक नॉन कीटोटिक कोमा, इसके अंदर पेशेंट का जो ब्लड शुगर है वो ग्रेटर देन 600 हो जाता है और पेशेंट बेहोश हो जाता है। ठीक है जी।
तो और जो है वो कंटिन्यूसली जो है डायूरेसिस हो रही होती है, जिसको वो कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी चीज ये है कि किसी भी टाइम पे आपको पता ना चले और जो ब्लड शुगर लेवल है वो लेस देन 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पे चला जाए और पेशेंट बेहोश हो जाए। इसका जो इलाज है वो सिंपल सा ये है कि जी आपने जो है वो मतलब जो आईवी ग्लूकोज के जो है वो स्टैट वाले जो इंजेक्शन होते हैं वो आपको लगाने पड़ते हैं, उससे पेशेंट जो है वो होश में आ जाता है। क्रॉनिक जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको हम मैक्रोवैस्कुलर और माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस में डिवाइड करते हैं। मैक्रोवैस्कुलर का मतलब है जो बड़ी वाली वेसल्स हैं उनके अंदर डैमेज के नतीजे में जो डिजीजेस हो रही हैं वो मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस कहलाएंगी। और जो आपकी जो छोटी जो बिल्कुल जो बारीक माइन्यूट जो आर्टीरियोल्स होती हैं या कैपिलरी नेटवर्क है, उसमें अगर कोई एबनॉर्मेलिटी हो रही है तो उसको आप माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस में काउंट करते हैं। तो माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन में जो आपके पास पहली चीज है वो कॉरोनरी हार्ट डिजीज है, क्योंकि ब्लड शुगर ज्यादा है तो वो क्या कर रहा है कि वो जी जो कोagulation का जो प्रोसेस है उसको इनहेंस करता है, हाइपर कोagulable स्टेट बनाता है। ठीक है जी, क्लॉट फॉर्मेशन ज्यादा होने लगती है और उस क्लॉट फॉर्मेशन के नतीजे में जो है वो फिर डायबिटिक इंडिविजुअल्स में एमआई के चांसेस जो हैं वो थोड़े से ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू नॉन डायबिटिक इंडिविजुअल्स। उसके बाद फिर सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज है, वही जो क्लॉट्स हैं वो जाके अगर ब्रेन के अंदर डिपॉजिट होते हैं तो ऑब्वियसली उसके नतीजे में क्या होगा कि पेशेंट को स्ट्रोक हो सकता है। ठीक है जी। तीसरा जो कंडीशन है वो पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज है, जिसके अंदर ब्लड जो है वो रुकना शुरू हो जाता है और जो नर्व सप्लाई है वो भी रुक जाती है उसके नतीजे में। और होता ये है कि पेशेंट को जो है वो इंसेंसिटिविटी प्रोड्यूस हो जाती है, कोई जख्म लगता है और अगर आप सही से टेक केयर नहीं कर रहे हैं तो वो जख्म जो है वो अल्सर में कन्वर्ट हो जाता है। अल्सर के अंदर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि शुगर बहुत ज्यादा अवेलेबल है तो ऑर्गेनिज्म की मल्टीप्लिकेशन बहुत स्पीडीली होती है। नेट रिजल्ट क्या निकलता है कि जी वो एक तो बहुत ज्यादा शदीद दर्द होता है, चलने से तकलीफ होती है, बर्निंग का सेंसेशन होता है, अल्सर्स हो जाने के नतीजे में डायबिटिक फुट हो सकता है। तो ये 3-4 कंडीशंस हैं जो कि पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज के नतीजे में होती हैं, जो कि मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज मेलाइटिस का। माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस में जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो ब्लर विजन की हम बात कर रहे थे, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ये क्या करता है आपकी जो बिल्कुल जो माइक्रो वेसल्स हैं उनमें जाके कोगुलेट कर जाता है ब्लड और उसके नतीजे में जो है वो जो रेटिना है, जो आपकी जो विजन का जो सेंसरी ऑर्गन है, उसकी ब्लड सप्लाई रुकती है, जिसके नतीजे में ब्लाइंड स्पॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं जो कि आगे जा सकते हैं। दूसरा काम ये करता है कि ये इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ाता है, जिसके नतीजे में ग्लोकोमा भी हो सकता है। तीसरा ये जैसे मैंने आपको बताया कि शुगरी ब्लड जो है वो मतलब जब कैटरैक्ट को जब सर्कुलेशन मिलती है और ब्लड सप्लाई मिलता है तो उसमें से शुगर निकल के जो है वो लेंस में जाकर डिपॉजिट हो जाती है, लेंस को ओपेक कर देती है, नेट रिजल्ट निकलता है कैटरैक्ट। तो आपके पास तीन चीजें, यानी आपका रेटिना भी डैमेज हो सकता है, आपका लेंस भी डैमेज हो सकता है और तीसरा आपका इंट्राक्यूलर प्रेशर बढ़ने के नतीजे में उसके प्रेशर से जो ब्लाइंडनेस होती है वो भी हो सकती है। तो क्योंकि ग्लोकोमा इज द फर्स्ट लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस एज इट इज। अब पीछे रीजन उसके ग्लोकोमा के हाइपरटेंशन भी एक रीजन हो सकता है और डायबिटीज भी एक बहुत बड़ा मेजर रीजन है। नेफ्रोपैथी की जैसे हमने बात की कि नेफ्रॉन्स के अंदर डैमेज हो जाना हाई ब्लड शुगर के नतीजे में, उस डैमेज के नतीजे में फिर जो है वो शुगर का रिलीज होना, फिर साथ में प्रोटीन का रिलीज होना। नेट रिजल्ट ये निकलता है कि जो आपकी जो नेफ्रॉन्स हैं प्रॉपरली डैमेज होके उसके नतीजे में जो ब्लड फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो खत्म होना शुरू हो जाता है एंड पेशेंट रैपिडली प्रोग्रेसेस टुवर्ड्स दी टाइप 5 काइंड ऑफ रीनल फेलियर, जो कि बहुत ही सिवियर किस्म की कंडीशन हो सकती है। यूजुअली डायबिटिक पेशेंट्स की डेथ के जो चांस जो रीजंस हैं उनमें एक रीजन नेफ्रोपैथी है कि कंप्लीट जो किडनी शटडाउन के नतीजे में पेशेंट की डेथ होती है। फिर उसके बाद फिर आ जाता है, उसके बाद न्यूरोपैथी आ जाती है। यानी कि न्यूरॉन्स जो नर्व्स हैं उनकी जो ब्लड सप्लाई है वो रुकने के नतीजे में नर्व्स इनसेंसिटिव हो जाना और उसके नतीजे में फिर अगेन वही इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन वाली ही कंडीशन होती है, लेकिन इसमें ज्यादा कि आपको जो है वो इलेक्ट्रिसिटी शुरू में हाइपर सेंसिटिविटी होती है न्यूरॉन्स की, तो आपको दर्द बहुत होता है। फिर उसके अलावा जैसे कोई पिन प्रिक का जो एहसास है वो बहुत होता है। पेरिफेरल टिश्यूज के अंदर बर्निंग सेंसेशन बहुत होता है।
और अगेन जैसे मैंने आपको बताया अल्सर होके डायबिटिक फुट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं. सो जो मैक्रो एंड डायबिटिक फुट बेसिकली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैक्रो एंड माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस. मैनेजमेंट पर आ जाते हैं. जो डायबिटीज की जो मैनेजमेंट है वो जैसे मैंने आपको बताया कि टाइप 1 और टाइप 2 के ऊपर डिपेंड करिए. अगर टाइप 1 डायबिटीज है तो आपने कुछ नहीं करना सिवाय इसके कि आपने पेशेंट को इंसुलिन पे रखना है. लेकिन अगर पेशेंट जो है वो टाइप 2 डायबिटीज का है तो आप फिर उसको जो है वो ट्रायल दे सकते हैं डिफरेंट किस्म के. अच्छा, कॉम्प्लिकेशंस हो गए या डायबिटीज हो गई, उसका जो टारगेट है, मेजर जो टारगेट है वो ये कि यूग्लाइसेमिक कंट्रोल रखना है. यूग्लाइसेमिया का मतलब क्या है कि मेंटेनेंस ऑफ ब्लड शुगर टू नियर नॉर्मल कंडीशन. इसके बाद फिर HbA1c को 7 विद इन 7 की रेंज में रखना, ये बहुत अच्छी बात है और पेशेंट के लिए बहुत इफेक्टिव रहता है. 1% ऑफ HbA1c के गिरने के नतीजे में जो कॉम्प्लिकेशन का जो रिस्क है वो रिडक्शन कितना है कि एनी काइंड ऑफ डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन फॉल्स बाय 21%. मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का जो रिस्क है वो 14% गिर जाता है 1% HbA1c फॉल के नतीजे में. माइक्रोवैस्कुलर डिजीजेस 37% तक उसके चांसेस गिर जाते हैं. डेथ ड्यू टू डायबिटीज 21% तक गिर जाती है 1% अगर आपने HbA1c नीचे करा दिया. यानी से फॉर एग्जांपल 8% से 7% पे आ जाएं या 7% से 6% पे चले जाएं. और 6% आपको पता है इज कम्प्लीटली नॉर्मल. तो अगर 6% पे HbA1c मेंटेन रह रहा है तो इसका मतलब क्या है कि पेशेंट का जो ब्लड शुगर है वो बहुत ही हाईली कंट्रोल लेवल के अंदर है. जो ट्रीटमेंट है उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है. लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चूंकि हम बहुत अच्छी तरह डिटेल में कर चुके हैं तो मेरा ख्याल है आई डोंट नीड टू रिपीट इट अगेन. डाइट है, फिजिकल एक्टिविटी है, क्या क्या चीजों को कंट्रोल करना है, वो तकरीबन हर जगह लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में वही रहने वाली है. ठीक है जी. अच्छा, इसके बाद फिर मेडिकेशन आ जाती हैं. मेडिकेशंस में आपके पास 4-5 ग्रुप्स हैं जो कि यूजुअली आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करा रहे होते हैं. इंसुलिन सीक्रेटोगॉग्स हैं. सीक्रेटोगॉग्स का मतलब है कि वो जो इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा देते हैं फ्रॉम द बीटा सेल्स और वहां से रिलीज बढ़ाते हैं. इंसुलिन सेंसिटाइजर्स हैं. ये क्या कर रहे होते हैं कि ये जो आपकी जो पेरिफेरल टिश्यू है उसके ऊपर जाके जो इंसुलिन की जो इफेक्टिवनेस है उसको बढ़ाते हैं और इंसुलिन का रिस्पॉन्स लेवल बाय द पेरिफेरल टिश्यू उसको इनहांस करते हैं. ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स क्या करते हैं कि आपकी जो डाइट में जो आप ग्लूकोज ले रहे हैं उसको एब्जॉर्ब नहीं कराने देते. इंक्रीटिन माइमेटिक एजेंट्स हैं जो कि एक कंपोनेंट है जो कि इंसुलिन के रिलीज को बढ़ाते हैं. जैसे ही खाना स्टमक में आता है तो उसी की से मिलते जुलते किस्म के सब्सटेंसेस को रिलीज करवाता है ताकि मतलब इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ सके और इफेक्टिवली जब ब्लड शुगर बढ़े तो इफेक्टिवली जो इंसुलिन है वो रिलीज हो सके और ब्लड शुगर को कंट्रोल किया जा सके. अगेन ग्लूकोज लोअरिंग एजेंट है, डायरेक्टली ग्लूकोज लेवल को लोअर करता है. कैसे करता है वो भी हम देख लेते हैं. इंसुलिन सीक्रेटोगॉक्स के हवाले से जब हम बात करते हैं तो इट्स द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस. अगर अब नॉर्मल HbA1c है तो उसमें आप दे रहे होते हैं. पेशेंट का वेट नॉर्मल है, रैपिड कंट्रोल कराता है ये पेशेंट का. ठीक है जी. अच्छा, बेसिकली इसका काम क्या है कि जो इंसुलिन का जो रिलीज है ATP से जो ग्लाइकोलिसिस हो रही है बीटा सेल्स में उसमें ग्लड प्रोटीन, ये ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स को क्लोज करता है. अ, और नेट रिजल्ट ये निकलता है कि कैल्शियम चैनल्स बढ़ते हैं और इंक्रीज कैल्शियम चैनल की वजह से इंसुलिन की रिलीज होती है. इसी मैकेनिज्म को ये एक्टिवेट करवाता है. एडवर्स इफेक्ट इसका ये है कि चूंकि ये पेरिफेरल टिश्यूज के अंदर ग्लूकोज की सेटलमेंट कराता है, ग्लूकोज की जो है वो डिपोजिशन पेरिफेरल टिश्यू में बढ़ती है तो उसके नतीजे में ऑब्वियसली जो पेशेंट का जो बल्क है वो बढ़ेगा. हाइपोग्लाइसीमिया लेकिन ये कराता है और HbA1c को 1 to 2% तक ये डिक्रीज करवा देता है. ग्लिमेपेराइड है जो कि एमरल, ग्लिपेजाइड, ग्लुक्ट्रोल और ग्लाइब्यूराइड, माइक्रोनेज एंड ग्लाइनेज, ये बेसिकली इसकी प्रेपरेशन अवेलेबल है जिनकी डोज और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन आपको गिवन है.
इसके बाद ये सल्फोनाइल यूरियाज थे। सल्फोनाइल यूरियाज के बाद जो नॉन सल्फोनाइल यूरियाज में दो ग्रुप्स आते हैं, एक है मेग्लिटेनाइड एनालॉग्स और दूसरा है डी फिनाइल एलानाइन डेरिवेटिव्स। अगेन दोनों जो ड्रग्स हैं इनका जो मोड ऑफ एक्शन है वो सल्फोनाइल यूरिया का ही है, लेकिन चूंकि ये केमिकली सल्फोनाइल यूरिया से मैच नहीं करते, इस वजह से इनको अलग ग्रुप में डाला गया। जो ड्रग्स हैं उसमें वो आती हैं रिपेग्लेनाइड और नेटिग्लेनाइड। ठीक है जी, दोनों का जो मोड ऑफ एक्शन है वो सेम है और ऑलमोस्ट जो एक्शंस हैं वो भी सेम है। अगेन जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो भी सेम है, हाइपोग्लाइसीमिया एंड वेट गेन। हाइपोग्लाइसीमिया का ऐसे पेशेंट्स में ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि अगर जरा भी ज्यादा हाइपोग्लाइसीमिया होता है और अगर एक्टिव फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसमें फिर उनके चक्कर आने और बेहोश होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। उस चीज का ख्याल रखना बहुत जरूरी होगा पेशेंट के लिए। दिस इज इंसुलिन रिसेप्टर स्टिमुलेटर्स, इसमें बिगवेनाइड्स आ जाते हैं और मोस्ट कॉमन जो ड्रग है उसमें मेटफॉर्मिन है। इसका काम क्या है बेसिकली कि ये जो है वो आपकी जो आपकी जो पेरिफेरल टिश्यूज होते हैं उनके अंदर एक्टिविटी को बढ़ा के और फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन कराती है, ग्लूकोज का अपटेक बढ़ाती है, जिसके नतीजे में ग्लूकोज जो है वो टिश्यू के अंदर लिया जाएगा, ग्लाइकोजेनेसिस बढ़ जाएगी और ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल्स हैं वो कम हो जाएंगे। HbA1c को ये 1 to 2% तक करती है, डिक्रीज करती है। लेकिन मोनोथेरेपी इतनी फायदेमंद इसकी नहीं होती है, इसको ग्रुप थेरेपी के साथ दिया जाता है। इसके अलावा ये है कि ये जो है एडवर्स इफेक्ट में इसके B12 की जो है ये एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करती है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसके नतीजे में एनीमिया होने के चांसेस ज्यादा हैं। नोजिया वॉमिटिंग भी कराती है, तो इसका ख्याल रखना जरूरी है। हर तकरीबन सारे पेशेंट्स को ये मतलब नहीं लग रही होती। बहुत सारे लोग होते हैं जो इसको नहीं पसंद कर रहे होते। मोस्ट कॉमन इसकी जो एग्जांपल है वो ग्लूकोफेज है, जो कि बहुत कॉमनली इस्तेमाल की जाती है। जिनको लग जाती है उनको इफेक्टिव रहती है, लेकिन अगर नहीं लगती है तो फिर मेडिकेशन चेंज करने की जरूरत होती है। अच्छा जी, ये जो ड्रग है पैराक्सिसोम पेरिफेरेशन एक्टिवेटिंग रिसेप्टर है। इसका काम ये न्यूक्लियर हार्मोन है जो कि जीन्स को रेगुलेट करता है, जो कि ग्लूकोज और लिपिड मेटाबॉलिज्म कराती हैं। अब ये क्या कर रही है कि ये इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है और उनको एक्टिवेट कराता है, ताकि ग्लूकोज का और फैट का मेटाबॉलिज्म हो सके, और जितना फैट का मेटाबॉलिज्म होगा उसके नतीजे में सर्कुलेटिंग जो शुगर है उसको अपटेक किया जा सकेगा। तो जब वो ज्यादा अपटेक होगा तो उसके नतीजे में ब्लड जो ग्लूकोज है वो कम हो जाएगा। ये वेट गेन कराता है, अगेन एडिमा और फ्लूइड रिटेंशन कराता है, मोस्ट प्रोबेबली एक्टिंग ऑन द ट्यूब्यूल्स, और उसके नतीजे में ये काम कराता है। अगर रेटिनोपैथी हुई भी है, क्योंकि ये एडिमा कॉज कर रहा है, तो अगर रेटिनोपैथी हुई भी है तो आप ये ड्रग नहीं देंगे। या डीकॉम्पनसेटेड हार्ट फेलियर है जिसमें वैसे ही फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, तो ये ड्रग जो है वो इन दोनों कंडीशंस को एग्जैजरेट कर देगी। तो इस वजह से ऐसी जो 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 कंडीशन है उसके अंदर ये ड्रग नहीं दी जाएगी। इसकी जो ड्रग्स हैं वो हैं पायोग्लिटाजोन एंड रोसीग्लिटाजोन, जो कि एक्टोस और एवेंडा के नाम से अवेलेबल है। इसके बाद फिर ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स आ जाते हैं, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, एकार्बोज एंड मेग्लिटॉल। इसका काम क्या होता है कि जो अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम है वो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में जब आपके फॉर एग्जांपल स्टमक के अंदर स्टार्च और स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट को जब जीआई ब्रश बॉर्डर के करीब ले जाके जो फाइनल स्टेप होती है जिसमें उसके बाद वो एब्जॉर्ब होते हैं, ये उस फाइनल स्टेप को कैटेलाइज करती है। ठीक है, तो इसके बाद ऑब्वियसली बात है कि ग्लूकोज बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। तो अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये जो ड्रग है ये क्या करती है कि वो जो उस फाइनल स्टेप पे जो अल्फा ग्लूकोसाइडेज को जाके काम करना होता है, उस जगह पे अल्फा ग्लूकोसाइडेज के साथ कॉम्पेटिटिवली इंटरेक्ट करके उसकी जगह पे जाके बाइंड हो जाती है। नेट रिजल्ट क्या निकलता है कि अल्फा ग्लूकोसाइडेज अपना काम नहीं कर पाता, फाइनल स्टेप कंप्लीट नहीं होती है, तो कार्बोहाइड्रेट्स की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। और वो जब कार्बोहाइड्रेट जीआईटी से ही नहीं एब्जॉर्ब हो पाएंगे तो ऑब्वियसली ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बहुत इफेक्टिवली डिक्रीज करेगा। एडवर्स इफेक्ट्स इसका ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि ये मैल एब्जॉर्प्शन कॉज कर रहा है, क्योंकि आप जो खाना खा रहे हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा।
ठीक है, तो वो मेल एब्जॉर्प्शन होगी और उसकी वजह से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर अगर ग्लूकोज ज्यादा देर रह रहा है तो वो फ्लैचुलेंस ब्लोटिंग कराएगा, बहुत शदीद किस्म की जो गैस की मूवमेंट है वो जीआईटी में होगी, पेशेंट के लिए जीआई अपसेट बहुत तकलीफदेह हो जाएगा एंड दैट विल अल्टीमेटली लीड टू डायरिया। ठीक है जी। अगर स्टेज 4 का रीनल फेलियर है तो उसमें ये दवा नहीं दी जाएगी। ए कार्बोज मेग्लिटॉल इसकी जो कॉमन है प्रिपरेशंस अवेलेबल हैं प्रीकोज एंड ग्लाइसेट के नाम से। इंक्रीटिन माइमेटिक एजेंट्स, इंक्रीटिन जो है वो हार्मोन है जो कि जीआईटी से रिलीज होता है। ये क्या करता है कि बीटा सेल से जो है वो इंसुलिन की रिलीज को इनहेंस करता है और ग्लूकागॉन की जो रिलीज है उसको ये रोकता है। तो इसके नतीजे में क्या होता है कि जब इंसुलिन ज्यादा बढ़ेगा तो पोस्ट प्रैंडियल जो यानी खाना खाने के बाद का जो ग्लूकोज लेवल जो एकदम से बढ़ता है उसको ये थोड़ा सा स्लो डाउन करेगा। ठीक है जी। इसमें दो तरह की ड्रग्स हैं, GLP-1 GIP, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 जो कि ग्लूकागॉन से ही बनता है, इंटेस्टाइन और कोलोन में रिलीज होता है। दूसरा GIP ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होता है। ये जो दोनों हार्मोन्स हैं ये तेजी के साथ जो है वो डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4 एंजाइम से डिग्रेड हो जाते हैं और हाफ लाइफ हार्मोन की जो है वो 1 to 2 मिनट रहती है। इसके अंदर जो है GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है, ये क्या करते हैं कि इसी हार्मोन की तरह के रिसेप्टर पे जाके बाइंड करते हैं और उसके नतीजे में जो है वो इंसुलिन की सीक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं, ग्लूकागॉन को इनहिबिट करते हैं, गैस्ट्रिक एम्पटीइंग को स्लो डाउन करते हैं और फूड की इनटेक को यानी जो एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है उसको स्लो डाउन कर देते हैं। जीआई डिस्टर्ब ऑब्वियसली जब स्टमक में या जीआईटी के अंदर ग्लूकोज ज्यादा देर रहेगा तो कार्बोहाइड्रेट रहेगा तो वो जीआई को अपसेट करेगा और तमाम ही जीआई जो डिस्टर्बेंसेस है वो होंगे। ठीक है जी। एक्जीनाटाइड एंड लीराग्लूटाइड इसकी ड्रग्स हैं, बाइटा और विक्टोजा के नाम से अवेलेबल प्रिपरेशंस हैं। DPP-4 इनहिबिटर्स हैं, सीटाग्लिप्टिन विल्डाग्लिप्टिन, इनका काम क्या है कि ये बाइंड करती है DPP-4 के साथ जो कि क्या कर रहा है इनहिबिट का मतलब इन हॉर्मोन्स को पीछे चले जाएं अगर तो इन हॉर्मोन्स को डिग्रेड कर रहा है और इसकी वजह से हॉर्मोन्स का जो हाफ लाइफ है वो 1 to 2 मिनट का रह जा रहा है। अब ये क्या कर रहा है उसके नतीजे में कि डीपीपी को अगर डीएक्टिवेट कर रही है ड्रग सीटाग्लिप्टिन तो उसके नतीजे में क्या होगा कि जो हार्मोन है जीआईपी और GLP-1 ये ज्यादा देर रुकेंगे, तो जब ज्यादा देर रुकेंगे तो इनकी वजह से इंसुलिन की रिलीज ज्यादा होगी और इंसुलिन की रिलीज ज्यादा होने के नतीजे में हाइपोग्लाइसीमिया कॉज कराएगा ये। ठीक है जी। तो मेजर एडवर्स इफेक्ट्स इसके नहीं है। जेनोविया आजकल ये बहुत ज्यादा कॉमन ड्रग चल रही है सीटाग्लिप्टिन की और ये काफी अच्छा जो है वो जो ग्लूकोज मेंटेनेंस करवा रही है। ठीक है जी। इसके बाद फिर आपके पास आते हैं ग्लूकोज लोअरिंग एजेंट्स। इसमें सल्फोनाइल यूरिया, ग्लेबेनक्लेमाइड, ग्लिक्लाजाइड एंड ग्लेमेपेराइड वगैरह होती हैं इसमें। मोड ऑफ एक्शन क्या है? अमाइलिन जो है बेसिकली क्या है, डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटीइंग, ये गैस्ट्रिक एम्पटीइंग को डिले करते हैं और उसके नतीजे में क्या होता है कि बेसिकली अमाइलिन मुझे लग रहा है कि ऊपर की हेडिंग गलत है। अमाइलिन प्रामलिनटाइड है, ये चीज गलत लिखी हुई है यहाँ पे। अमाइलिन लाइक एजेंट है ये। हाँ जी, सॉरी, ये ऊपर सल्फोनाइल यूरियाज नहीं है, आई एम वेरी सॉरी, ये गलती हो गई है यहाँ पे। तो ये अमाइलिन माइमेटिक ड्रग्स हैं और उसमें जो एग्जाम्पल है वो प्राइमलिनटाइड है। ये क्या करते हैं कि अमाइलिन रिसेप्टर के साथ जो बिहाइंड ब्रेन में ये मौजूद है वहां पे ये जाके ग्लूकोज की जो ग्लूकागॉन की जो रिलीज करवाते हैं, गैस्ट्रिक एम्पटीन को डिले करते हैं और पेशेंट की जो भूख का जो एहसास है उसको खत्म करते हैं। यानी थोड़ा बहुत खाने के बाद भी जो पेशेंट है उसको ये एहसास होगा कि हाँ जी मैंने बहुत पेट भर के खा लिया, तो वो अपनी जो जो डाइट है उसको कंट्रोल करना शुरू कर देगा। बहुत दफा ये होता है कि बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है और अनकंट्रोल बहुत ज्यादा खा लिया जाता है, उस चीज से ये बचाता है।
उसकी वजह से जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया करवाता है ये, और इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन गैस्ट्रोपैरेसिस, यानी वो कंडीशन जिसमें जीआई की मूवमेंट वैसे ही स्लो डाउन हुई है। गैस्ट्रोपैरेसिस इज स्लो डाउन ऑफ दी जीआई मूवमेंट। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में या जीआई मोटिलिटी किसी भी वजह से डिक्रीज हुई है, तो ऐसे में अगर ये ड्रग दी जाएगी तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकती है, तो इस वजह से इसको इनहिबिट किया गया, मना किया गया। प्राइमलिनटाइड इसकी जो है टिपिकल ड्रग है, और सिमलिन जो है वो इसके नाम से ये अवेलेबल है। प्लीज मेक श्योर ये हेडिंग सही नहीं है, ये इसको हम चेंज कर लेंगे बाद में। अच्छा जी, इसके बाद जैसे हमने बात की थी कि इंसुलिन के अगर हम हवाले से बात करते हैं कि अगर इन तमाम ड्रग्स के बावजूद भी पेशेंट का जो है ग्लाइसेमिक कंट्रोल आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको अल्टीमेटली पेशेंट को इंसुलिन के ऊपर लेके जाना पड़ता है। या टाइप 1 डायबिटीज की बात करें तो इंसुलिन तो वैसे ही देनी है। आपके पास जो अवेलेबल इंसुलिन है वो ये है कि अब ये देख सकते हैं, इंसुलिन जो है वो एक डाइपेप्टाइड कंपोनेंट है। ठीक है जी, और 2 डाइसल्फाइड ब्रिजेस से ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप की जो इंसुलिन हैं उनमें जो चेंजेस आ रहे हैं वो आपको बताने की कोशिश की गई है। इसमें थोड़ा सा देख सकते हैं, ग्लार्जीन इंसुलिन जो है इसमें यूजुअली जो इंसुलिन है उसमें जो चेन नंबर 1 होती है उसमें 21 अमाइनो एसिड्स होते हैं, और बीटा अल्फा चेंज होती है उसमें, और बीटा चेंज होती है उसके अंदर 30 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ग्लार्जीन में 2 अमाइनो एसिड्स और ऐड किए गए हैं, 32 अमाइनो एसिड्स की ये बीटा चेन बन जाती है। लिस्प्रो जो है, लिस्प्रो के अंदर आप देख सकते हैं कि लाइसिन और प्रोलीन जो है वो अमाइनो एसिड नंबर 28 और 29 पर चेंज करवा दिया जाता है, जिसके नतीजे में इंसुलिन जो है वो उसकी एफिशिएंसी चेंज हो जाती है। यूजुअली ये जो मॉडिफिकेशंस की जाती हैं उससे क्या होता है कि जो इंसुलिन का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो बढ़ जाता है, उसकी सस्टेनेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, उसका हाफ लाइफ बढ़ जाता है। यूजुअली किसी भी हार्मोन का जो नॉर्मल टाइम स्पेन है वो फ्यू सेकंड्स का होता है, मिली सेकंड्स का होता है। तो उसको अगर आप ज्यादा देर रखना चाह रहे हैं बॉडी के अंदर तो उसमें आपको थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो ये उसके लिए मैं बता रही हूँ कि लिस्प्रो में आपका 28 और 29 बीटा चेन के ऊपर जो अमाइनो एसिड्स हैं उनको चेंज कर दिया जाता है बाय लाइसिन एंड प्रोलीन। ग्लूलिसिन जो है इसके अंदर बीटा चेन में जो चेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है कि अमाइनो एसिड नंबर 3 पे लाइसिन आ रहा है और 29 पे ग्लाइसिन आ रहा है। ठीक है जी, फिर एस्पार्ट में अमाइनो एसिड नंबर 28 पे एस्पार्टेट लग जाता है, और डेटिमेर जो है उसके अंदर मेरिस्टाइल एन मेरिस्टाइल अमाइनो एसिड है, ये ऐड हो जाता है अमाइनो एसिड नंबर 29 के ऊपर। तो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंसुलिन। कॉमनली यूज इंसुलिन रिजीम क्या है कि जी ट्वाइस डेली दी जाती है। प्रीमिक्स इंसुलिन होती है 30-70, ह्यूमुलिन मिक्स स्टार्ट के नाम से आती है। ह्यूमुलिन क्या है? ह्यूमन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनी हुई ह्यूमन इंसुलिन है। सबसे ज्यादा अच्छा, इंसुलिन में पहले जब सबसे स्टार्ट में जब इंसुलिन थेरेपी शुरू की गई थी तो सबसे पहले हमने बोवाइन इंसुलिन शुरू की थी, यानी जो काउ के जो पेनक्रियाज होते हैं वहां से इंसुलिन को आइसोलेट किया था और उससे बनवाई थी इंसुलिन। वहां से हम क्या करते थे कि काउ का पेनक्रियाज लेके उसमें से इंसुलिन एक्सट्रैक्ट कर लिया और उसको फिर मार्केट कर दिया। उसमें एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा थी, क्योंकि आपको मालूम है कि काउ का जो प्रोटीन है उसमें और जो ह्यूमन प्रोटीन है उसकी फॉर्मेशन में फर्क है। तो उसके अगेंस्ट जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस बहुत ज्यादा होते थे। उसके बाद फिर जो है वो पोर्साइन यानी पोर्क जो पेनक्रियाज है उसका इंसुलिन स्टार्ट किया गया। उसमें काफी ज्यादा यूज में प्रॉब्लम आ गई। आपको पता है कि हलाल हराम का भी एक इशू है, वो भी एक रहा उसमें। उसके बाद फिर अब जो है वो डायरेक्ट ह्यूमन जो इंसुलिन है वो आइसोलेट करके उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस करवाया जाता है, और वो ह्यूमुलिन के नाम से अवेलेबल है, वो इस्तेमाल की जाती है। वंस डेली बेसल इंसुलिन, सल्फोनाइल यूरिया, मेटफॉर्मिन के साथ फिर आप इंसुलिन दे रहे होते हैं बेड टाइम। ट्वाइस डेली में आप जो है वो सल्फोनाइल यूरिया, मेटफॉर्मिन दे रहे होते हैं, और फिर उसके साथ फिर आप इंसुलिन दे रहे होते हैं बिफोर ब्रेकफास्ट एंड एट बेड टाइम। फॉर्मल बेसल बोलस या 4 इंजेक्शंस पर डे लग रहे होते हैं। यूजुअली ये डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1 के पेशेंट्स को दिए जा रहे होते हैं इस तरह से इंसुलिन।
ये शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन हैं। एनालॉग्स हैं, इसमें रेगुलर आ जाता है, शॉर्ट एक्टिंग में लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलिसिन आ जाते हैं शॉर्ट एक्टिंग में। इंटरमीडिएट में एनपीएच आ जाती है, लॉन्ग एक्टिंग में डेटिमीर और ग्लार्जीन आ जाती है। ये इनका जो नॉर्मली जो इनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, वो अगर आप देखें रैपिड वाला जो है वो 2 आवर्स के अंदर अंदर उसकी हाफ लाइफ होके पीक आके और फिर वो फॉल आना शुरू हो जाता है। शॉर्ट टाइम रेगुलर 2 से 4 घंटे के अंदर अंदर इनकी जो पीक है वो फॉल करना शुरू कर देती है। इंटरमीडिएट एक्टिंग जो है वो 6 to 8 आवर्स तक जाती है, और लॉन्ग जो है वो 12 आवर्स से लेके इनकी पीक चलती है। ग्लार्जीन जो है वो ऑलमोस्ट 24 आवर्स से भी अबव जारी होती है। सो बेसिकली वंस डेली के लिए आप जो है वो लॉन्ग एक्टिंग डेटिमीर या ग्लार्जीन देंगे, और शॉर्ट एक्टिंग में अगर फॉर एग्जांपल दिन में 2 मरतबा देना है तो इंटरमीडिएट एनपीएच या रेगुलर से लेगी। रैपिड एक्टिंग में फौरन दी, मतलब ये यूजुअली हॉस्पिटल सेटिंग में रैपिड एक्टिंग इस्तेमाल की जा रही होती है ज्यादातर, मतलब ओपीडी सेटिंग में आमतौर पे नहीं दे रहे होते। अच्छा, ये एक ट्रीटमेंट प्लान है कि यूजुअली हम पेशेंट को जब इनिशियली आता है पेशेंट डायबिटीज का, HbA1c को गिराना इंपॉर्टेंट है, हाइपोग्लाइसीमिया करना है। अच्छा, हाइपोग्लाइसीमिया वेट जो है वो न्यूट्रल या वेट लॉस करवाता है। साइड इफेक्ट्स जीआई के लैक्टिक एसिडोसिस वगैरह हैं। कॉस्ट जो है इसकी लो है। सबसे पहले मेटफॉर्मिन शुरू करवा देते हैं हम। हेल्दी ईटिंग के लिए कहते हैं पेशेंट को, वेट कंट्रोल करने के लिए कहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने के लिए कहते हैं, और साथ में मेटफॉर्मिन दे देते हैं। अच्छा, इसको जो है वो 3 महीने तक चेक कर रहे होते हैं, और अगर 3 महीने में HbA1c टारगेट के अंदर नहीं आता तो फिर आप आ जाते हैं 2 ड्रग कॉम्बिनेशन के ऊपर। 2 ड्रग कॉम्बिनेशन में आप मेटफॉर्मिन के साथ ईदर सल्फोनाइल यूरिया या फिर थायाजोलिडीन डायोन्स या DPP4 इनहिबिटर या GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट या इंसुलिन मेटफॉर्मिन के साथ स्टार्ट करा देते हैं। अच्छा, इसमें अगेन वही वाली बात है कि आपको HbA1c आपका टारगेट है, उसको टारगेट के अंदर आना है, और वो कितना है 6.5 से कम हो जाना चाहिए परसेंट। आ गया, 3 महीने में आ गया तो वही रिजीम कंटिन्यू करते रहेंगे, और हर 3 महीने के बाद HbA1c चेक करवाते रहेंगे। जितने दिन तक चल रहा है चल रहा है, नहीं चल रहा, जब भी आपका HbA1c कंट्रोल से बाहर हुआ, आप 3 ड्रग कॉम्बिनेशन के ऊपर आ जाते हैं। अब यानी कि आपने क्या किया कि मेटफॉर्मिन तो दे रहे थे, सल्फोनाइल यूरिया कर दे रहे हैं, तो उसके साथ फिर थायाजोलिडीन डायोन या DPP4 या GLP-1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट या इंसुलिन, और इसी तरह हर ग्रुप के साथ भी करेंगे। ठीक है जी, ये कर लिया। और मोर कॉम्प्लेक्स अगर हो गया है तो फिर मल्टीपल डेली डोजेस ऑफ इंसुलिन के ऊपर आपको जाना पड़ेगा। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। यही जो प्रोसेस होता है इसको मेंटेन किया जा रहा होता है। ये एक बिल्कुल जनरल सा डिस्कशन है ये कि इंसुलिन के इंजेक्शंस अवेलेबल होते हैं। इंसुलिन के इंजेक्शंस अवेलेबल होते हैं आजकल जो ये सिर्फ एक रीसेंट ट्रेंड मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि रीसेंट ट्रेंड क्या है कि इंसुलिन के इंजेक्शंस सिर्फ लोगों को प्रॉब्लम है, लोगों को खौफ आता है, इंजेक्शन रोजाना सुई चुभ रही है। दूसरा ये है कि जहां इंसुलिन की जगह जहां पे इंसुलिन लगता है वहां पे लोकल इन्फ्लेमेशन हो जाती है। थोड़ा सा एक समझ लें डिपॉट इंजेक्शन दिया जा रहा होता है तो वहां पे गोले गोले से बन जाते हैं, पेशेंट को वो चीज पसंद नहीं आती। उसके अलावा तीसरी चीज ये है कि लोगों को लगता है कि वो उनकी जो डेली रूटीन लाइफ है उससे हिंड्रेंस हो रही है। चौथा जो लोगों को प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि जी हमें इंजेक्शन लगता है, ये चीज शर्मिंदगी का बायस है, वो लोगों को बताना नहीं चाहते हैं, तो ऑफिस आवर्स में इंसुलिन नहीं लगनी चाहिए। बहुत सारे इश्यूज हैं, पेन बहुत होता है, एम्बेरस होता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए जो इंसुलिन डोजेज फॉर्म्स हैं जो इस्तेमाल करवाने की कोशिश की जा रही है, जिन पे आजकल काम हो रहा है, नेजल, बक्कल, रेक्टल, सबलिंगुअल रूट्स काम हो रहा है उस पे। मसला क्या है कि इंसुलिन इज अ प्रोटीन, और प्रोटीन है तो जैसे ही आपकी जो भी प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ इंटरेक्ट करेगी उसी टाइम पे वो टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, तो काम खत्म हो जाएगा। बक्कल प्रिपरेशंस, म्यूको एडहेसिव पेस्ट, इंटेस्टाइन के अंदर इनहेलेशनल इंसुलिन बनाई जा रही है, ओरल डोजेज फॉर्म्स बनाने की कोशिश की जा रही है, एक्सटेंडेड रिलीज के हवाले से बात हो रही है, एंटोफोरेसिस या माइक्रो नीडलिंग के हवाले से भी काम हो रहा है। लेकिन अब तक फिलहाल कोई किसी भी चीज में अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं है, मार्केट में ऐसी कोई चीज अवेलेबल नहीं है। सो इंसुलिन बैक टू पॉइंट वन यानी इंजेक्शन के थ्रू, और वो भी सबक्यूटेनियस डिपॉट इंजेक्शन के थ्रू ही लग रही होती है।
तो दिस वाज ऑल अबाउट डायबिटीज। कोई चीज प्रॉब्लम कर रही हो तो जरूर पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं इंशाल्लाह उसको आंसर कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।